एलिमेंट 3 वैरायटी का था, एक मेटल, नॉन मेटल और तीसरा है मेटेलॉइड। बात नहीं करो, मेटेलॉइड बहुत कम है, एलिमेंट नंबर में 7 है। और मेटेलॉइड हम लोग किसको बोलते हैं? वैसा एलिमेंट जिसका प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच में है। वैसा एलिमेंट जिसका प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच है, उसमें कुछ प्रॉपर्टी मेटल वाला होगा और कुछ नॉन मेटल वाला होगा, तो इस तरह के एलिमेंट को बोलते हैं मेटेलॉइड। तो मेटेलॉइड द एलिमेंट metal and non-metal is called metalloid। पहले इसमें देख लेते हैं कौन कौन है। मेटेलॉइड वैसा एलिमेंट जिसमें दोनों का प्रॉपर्टी है, कुछ मेटल का है और कुछ नॉन मेटल का है, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड मेटेलॉइड। कुछ ऐसा एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में, जैसे ये पीरियोडिक टेबल का ऐसा होता है लगभग में। तो पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर इस रीजन में कुछ ऐसा एलिमेंट है, इस रीजन में कुछ ऐसा एलिमेंट है जिसका प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल दोनों से मिलता है। इसके इस तरफ होगा मेटल और इसके इस तरफ नॉन मेटल, और बीच में है मेटेलॉइड, ये वाला रीजन में है मेटेलॉइड। तो कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है जो इसका भी मैच करता है और इसका भी मैच करता है। जैसे ये सॉलिड होता है, सॉलिड मेटेलॉइड जितना भी है सब सॉलिड होता है। तो जनरली मेटल जो होता है वो सॉलिड होता है, उसके बाद इसमें हार्डनेस नहीं, ये ब्रिटल होता है। ब्रिटल मीन्स ये हार्ड नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसको अगर तोड़ा जाए तो आसानी से टूट जाएगा। इसका हम लोग क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी यानी कि डक्टाइलिटी इसमें से ना तो बहुत लंबा उसको खींच के तार बना सकते हैं और ना ही इसका बहुत लंबा सीट बना सकते हैं। तो मेलिएबल भी नहीं है और डक्टाइल भी नहीं है, ब्रिटल है। जैसे ही अगर इसको कुछ हैमर चलाते हैं तो ये टूट जाएगा। इसके बाद ये जो होता है ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है कभी और कभी नहीं करता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन कभी करेगा और कभी नहीं करेगा, इसलिए इसको नाम देते हैं सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर का मतलब सेमी मीन्स आधा, हाफ, कंडक्टर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जिससे पास हो सकता है। तो ये जो मेटेलॉइड है वो सेमी कंडक्टर होता है। कुछ कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है और कुछ कंडीशन में नहीं होता है। तो ऐसा एलिमेंट जिसका कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच हो। कंडक्टर एंड इंसुलेटर किसको बोलते हैं? जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसका कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है, यानी कि बहुत अच्छा कंडक्टर भी नहीं है और बहुत अच्छा इंसुलेटर भी नहीं है, तो दोनों के बीच का जो प्रॉपर्टी है इसको क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर। और सेमी कंडक्टर कौन होगा? मेटेलॉइड। तो मेटेलॉइड में सेमी कंडक्टर का प्रॉपर्टी है, कभी पास हो सकता है और कभी पास नहीं होगा। इसको हम लोग सेमी मेटल बोलते हैं, ऑल्सो नॉन एज सेमी मेटल। सेमी मेटल का मतलब है हाफ मेटल, यानी कि कुछ मेटल का प्रॉपर्टी है और कुछ नॉन मेटल का प्रॉपर्टी है। इसका जो देखो यहाँ पे हम लोगों को बेस्ट एग्जांपल मिलेगा, वो मिलता है यहाँ से बोरॉन, उसके नीचे में सिलिकन, जर्मेनियम, उसके बाद आर्सेनिक, एंटीमनी, उसके बाद है टेल्यूरियम, पोलोनियम। ये मेटेलॉइड है। तो मेटेलॉइड ये ऐसा ही है पीरियोडिक टेबल में, एक यहाँ है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, इससे ऐसे ऐसे ऐसे। इसके आगे एक है AT, एस्टेटाइन AT। तो जब पीरियोडिक टेबल मतलब कि बनता है, मोबाइल तो अभी इधर है, तो पीरियोडिक टेबल में तुम लोग को दिखाई देगा ऐसे कि जैसे ये पीरियोडिक टेबल है ना, तो यहाँ पर इस रीजन में सबसे पहले है बोरोन। सबसे पहला कौन है यहाँ पर? बोरोन। बोरोन के जस्ट बाद है कार्बन, ठीक, और कार्बन के जस्ट नीचे में कौन? सिलिकन के जस्ट नीचे में जर्मेनियम, जर्मेनियम के राइट साइड में आर्सेनिक, उसके नीचे में है SB एंटीमनी, और उसके बाद है टेलूरियम, उसके नीचे में है पोलोनियम, और उसके जस्ट बाद क्या है? हाँ, एस्टेटाइन। तो एस्टेटाइन को छोड़ देते हैं, तो ये पोलोनियम। तो ये जो है ये सब मेटेलॉइड है, मेटेलॉइड।
और मेटेलोइड का यूज कहाँ होता है? मेटेलोइड का, हाँ, मेटेलोइड का एक यूज है सेमी कंडक्टर बनाने में, इससे सेमी कंडक्टर बनता है। उसके बाद उधर रख दो वहीं पे। इसका बहुत सारा यूज है, जैसे हम लोग कंप्यूटर का चिप बनाते हैं, कंप्यूटर चिप, हाँ, जितना भी कंप्यूटर में एलईडी लाइट में यूज होता है, एलईडी सेमी कंडक्टर का यूज होता है एलईडी में, इसका मतलब है लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी बल्ब। तो इसमें यूज होता है सेमी कंडक्टर का, और सबसे अच्छा सेमी कंडक्टर हम लोग मानते हैं किसको? सिलिकॉन और जर्मेनियम को। सिलिकॉन और जर्मेनियम सबसे बेस्ट सेमी कंडक्टर, और सबसे ज़्यादा यूज इसी का होता है। उसके बाद और भी यूज है, बायोलॉजिकल एजेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है, बायोलॉजिकल एजेंट। और तो इसमें सबसे पहले मेटेलोइड में इसका एक बार डिफाइन देख दो, उसके बाद इसका जो प्रॉपर्टी है वो लिख देते हैं। इट इज फाउंड इन सॉलिड स्टेट, लिखो एक बार। ब्रिटल इन नेचर, लस्ट्रस, ये चमकीला होता है, लस्ट्रस। एग्जाम्पल, बोरन, बी का मतलब बोरोन, पूरा लिखते हैं, बोरोन, हाँ, सिलिकॉन नहीं, मेटेलोइड, जर्मेनियम, और नीचे में लिख दो, तुम लोग नीचे में लिख दो, इधर नहीं लिखना है, इसके नीचे में एग्जाम्पल लिख देना है, इसके नीचे में। ये एग्जाम्पल है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम। यहाँ देखो लिखा हुआ है, वो आराम से याद हो जाएगा, कुछ नहीं। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेटेलोइड है ये दोनों, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सब जगह इसी का यूज होता है, क्योंकि यही दोनों मेनली सेमी कंडक्टर का काम करता है। यही सब सर वैसे ये सब का मेटेलोइड है लेकिन सेमी कंडक्टर नहीं है। तो यहाँ पे सेमी कंडक्टर का एग्जाम्पल में लिख दो, सिलिकॉन SI एंड जर्मेनियम। और ये भी एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है, लेकिन ये सेमी कंडक्टर का एग्जाम्पल है, ये सेमी कंडक्टर का एग्जाम्पल है और वो मेटेलोइड का एग्जाम्पल है। तो सारा मेटेलोइड सेमी कंडक्टर नहीं होता है, ठीक है ना, सारा मेटेलोइड सेमी कंडक्टर नहीं होगा। जैसे ये पोलोनियम रेडियो एक्टिव है, हाईली रेडियो एक्टिव है। दो तीन यूज़ है इसका, जो मेन इंपॉर्टेंट यूज़ है, यूजेज। सबसे पहला है सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। दूसरा बायोलॉजिकल एजेंट, एलईडी, एलईडीज़ बनाने में। उसके बाद कंप्यूटर चिप,
कंप्यूटर चिप्स बनाने में इसका यूज होता है। देखो, तो एलिमेंट में मेटल, नॉन मेटल और मेटल वाइड, ये हम लोग जान चुके हैं और उसका जो प्रॉपर्टी था ये हो चुका है। अब इसमें है एक कंपाउंड। कंपाउंड को देखते हैं। देखो, पहले 2-4 लाइन लिख लो, उसके बाद देखते हैं इसके बारे में। The substance which is made up of 2 or more than 2 atoms of element in a fixed proportion by mass is called compound. उसके बाद कंपाउंड का कुछ प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है, कंपाउंड इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं। कंपाउंड जब 2 या 2 से ज़्यादा मेटल एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिलता है तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो कोई भी कंपाउंड, जैसे एलिमेंट मेटल, नॉन मेटल या मेटल वाइड, तो मेटल या नॉन मेटल या मेटल वाइड एक दूसरे से केमिकली बाउंड होता है। एक बॉन्ड बना के एक दूसरे से मिलता है। जैसे NaCl, तो Na सोडियम है और एक क्लोरीन है, Cl है। तो सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है। तो ये दोनों जो मिलेगा तो ऐसे तो नहीं मिल जाएगा, एक बॉन्ड से मिलेगा। बॉन्ड मीन्स एक दूसरे के बीच में एक एग्रीमेंट, ताकि एक दूसरे को वो छोड़ के जाए नहीं। तो दोनों के बीच में बॉन्ड ये है कि सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो स्टेबिलिटी से जितना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है उसको बोलते हैं वैलेंसी। किसी भी एलिमेंट को अपन क्या बोलते हैं, स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट पूरा करना होता है। ऑक्टेट मीन्स उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। किसी भी एलिमेंट में 100 कितना है, 18 है ना। उसमें से जितना भी एलिमेंट है, सिर्फ 2 को छोड़ के, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के, बाकी जितना भी एलिमेंट है वो सब स्टेबिलिटी पूरा करने के लिए, स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट पूरा करता है। ऑक्टेट का मतलब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे कल हम लोग बात किए थे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, तो ये सब स्टेबल है, किसी से जल्दी रिएक्शन नहीं करता है। इसका ये रीज़न है कि उसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल है, पूरा है, इसलिए वो जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करता है। तो बाकी जितना एलिमेंट है वो भी यही चाहता है कि हम ऑक्टेट पूरा करके स्टेबल हो जाएं। तो स्टेबल होने के लिए एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके स्टेबल हो जाएगा। तो रिएक्शन करके स्टेबल कैसे होगा, तो जैसे एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो उसके पास 8 बचेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वो लेने वाला भी चाहिए, तो जिसको कमी होगा वो लेगा, जिसको कम होगा वो लेगा। तो जिसको कम होगा वो लेगा। तो उसी तरह खोज के मिल लाए तो मिला क्लोरीन। क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 होता है। कितना होता है? 7। तो 7, उसको 1 कमी है। तो सोडियम के को कितना कम है? 1 ज़्यादा है, लेकिन पूरा ऑक्टेट पुराने में कम कितना है? सोडियम को ऑक्टेट पुराने में कम कितना है? 7 कमी है, इसलिए वो 1 देना चाहता है। उल्टा समझना है। जैसे सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? 1। सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में
एक इलेक्ट्रॉन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर यही चाहे कि हम 7 किसी से ले लें तो भी हो सकता है, 7 किसी से लें तो भी हो सकता है, लेकिन 7 कोई देगा नहीं देगा। जिसके पास 7 पहले से वो एक तो ले लेगा लेकिन 7 देगा नहीं, एक चाहिए। तो एक देने वाला होगा कोई तब ना, तो एक देने वाला क्या मिला? सोडियम। सोडियम को कोई और ऑप्शन है नहीं, वो एक दे ही सकता है, 7 तो कोई किसी कीमत पे नहीं देगा। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देता है किसको? क्लोरीन को, और क्लोरीन सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। यही बॉन्ड है दोनों के बीच में, यही एक बॉन्ड है जो सोडियम और क्लोरीन को बांध के रखता है। जैसे आप देखो सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना? 11, क्लोरीन का 17। तो इसका जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 2 8 1, तो ये जो बाहर वाला ये क्या है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन 2 8 और 7, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आगे आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब इसके पास अगर ये एक निकाल देता है तो इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 बचेगा ना? अरे नहीं समझ में आ रहा है। यस सर। अगर ये एक निकाल देता है तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना बचेगा? अब तो ये 2 8 हो जाएगा, तो इसके आउटर मोस्ट में 8 हो गया, अब ये स्टेबल हो जाएगा। उसी तरह क्या नाम है इसका? क्लोरीन। क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितना? 7। तो ये 7 किसी को दे सकता है क्या? नहीं देगा। ये किसी से एक ले लेगा और क्या बना देगा? 8 बन जाएगा। तो अब इसका कितना हो जाएगा? 2 8 8। तो इसलिए सोडियम और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड बना है जिसको बोलते हैं, इस कंपाउंड का नाम है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ये है कंपाउंड। कंपाउंड किससे बना है? किसी एलिमेंट से बना है, किसी एटम से बना है, सोडियम से और क्लोरीन से। तो 118 में से ऐसे ही कंपाउंड बनता है। ये तो एक एग्जांपल था। 118 एलिमेंट है टोटल, मेटल नॉन मेटल मेटोलाइट मिला के। तो उसमें जिससे रिएक्शन करना है उसके बीच में एक प्रॉपर क्या बोलते हैं, हाँ, बॉन्ड बनना चाहिए ताकि दोनों को बेनिफिट हो। जैसे मान लो ये सोडियम, ये क्लोरीन, क्या माना है? पोटासियम। देखो यहाँ पे ये जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में आएगा आगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको लिखने का रूल आता है, तो अभी ऐसे ही जानो। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर हमको मिला सोडियम और कैल्शियम, सोडियम और कैल्शियम, तो ये सोडियम और कैल्शियम ये दोनों रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक ये एटम कितना है इसके पास? एटम नहीं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 1, ये अभी था। इसका होता है 20, एटॉमिक नंबर 20। तो इसका कितना होगा? 2 8, कितना हो जाएगा? 8 और 2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये मतलब कि सीखना पड़ेगा, अभी ऐसे ही जानो। 2 8 8 18 ऐसे आता है। तो 18 कहाँ से लाएं? 18 तो आएगा नहीं, क्योंकि बचा ही नहीं इलेक्ट्रॉन। बचेगा तब तो पुराएंगे। अभी जैसे यहाँ पर 8 आना चाहिए, 8 आना चाहिए, लेकिन इसके पास बचा ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो कहाँ से दें इसको 8? इसी तरह इसको भी यहाँ पर 8 है, यहाँ पर अब इसके बाद जो आएगा तो 18 आएगा। इसके बाद कितना आएगा? 18, लेकिन इसके पास तो बचा नहीं अब, तो जो इतना बचा तो वही लिख दिए। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? अगर ये 2 हटा देगा तो इसका पूरा हो जाएगा, ऑक्टेट स्टेबल हो जाएगा। अगर ये 6 किसी से ले लेगा तब भी पूरा हो जाएगा, लेकिन 6 कोई देगा? 6 नहीं देगा, तो लास्ट में इसको ही देना पड़ेगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना दे सकता है किसी को? 4 4 उससे ज़्यादा? साझेदारी हो जाता है 4 4 का, उससे ज़्यादा नहीं। 4 में भी साझेदारी है, शेयरिंग। कैसे करेगा? 4 वाला जैसे कार्बन 4 हाइड्रोजन ले आएगा पकड़ के, CH4 बन जाएगा। कार्बन 4 हाइड्रोजन ले आएगा पकड़ के, CH4 बन जाएगा। अब जैसे यहाँ पर देखो कैल्शियम है, तो कैल्शियम के पास कितना ज़्यादा है? 2। अगर क्लोरीन के पास ये जाएगा तो क्लोरीन कितना आएगा इसके पास? 2 क्लोरीन आएगा, तब ना एक लेगा दोनों। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही CaCl2 बन गया, CaCl2, इसलिए तो 2 लगा होता है Cl2 में। सोडियम के पास एक ही है, तो एक ही क्लोरीन को आना है, इसका फुलफिल हो गया। अगर हम लोग ये ऐसा सोचें कि सोडियम और कैल्शियम ये दोनों रिएक्शन कर सकता है, देखो यहाँ पे सोडियम और कैल्शियम ये दोनों रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि इसके पास 1 है देने के लिए, इसके पास है 2 देने के लिए। ये 1 दे भी देगा तो कोई लेने वाला नहीं, कैल्शियम भी लेने वाला नहीं। इसलिए सोडियम कहीं Ca के साथ नहीं मिलता है। कभी मिला है? कभी नहीं मिला है। तो कंपाउंड वही बनता है जिसके बीच में बॉन्ड बने, प्रॉपर बॉन्ड बने। कोवैलेंट बॉन्ड बनाना मतलब बहुत सारा बॉन्ड आता है। तो बॉन्ड जब किसी एटम के बीच में बनेगा तब वो कंपाउंड कहलाएगा। और कंपाउंड किसी भी 2 एटम 3 एटम 2 से ज़्यादा एटम के बीच में बनता है। तो ये एक एग्जांपल है कंपाउंड का कि कंपाउंड 2 एटम 2 से ज़्यादा एटम के बीच बनता है। अब इसका देखो कुछ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है? पहला ये प्रॉपर्टी है इसका कि किसी भी कंपाउंड को बनने के टाइम में उसमें केमिकल कम्बिनेशन होता है। ये जो बनता है तो केमिकल प्रोसेस से बनता है, केमिकल बॉन्डिंग, यानी कि जो बॉन्ड बोलते हैं हम लोग वो केमिकल कम्बिनेशन है।
तो केमिकल कम्बिनेशन से बनेगा और 2 या 2 से ज़्यादा आइटम के बीच में बनेगा, डेफिनिट प्रोपोर्शन में बनेगा। डेफिनिट प्रोपोर्शन का मतलब है अगर H2O वाटर है तो इसके पास हाइड्रोजन 2 ही होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो ये नहीं बनेगा। किससे? बाय मास, मास में होना चाहिए। डेफिनिट प्रोपोर्शन इन बाय मास, मास का डेफिनिट प्रोपोर्शन होना चाहिए, तब जाके कोई भी कंपाउंड बनता है। तो सबसे पहली बात कि कंपाउंड जो बनता है तो वो, हाँ, मास का डेफिनिट प्रोपोर्शन का मतलब बता रहे हैं। तो कोई भी कंपाउंड सबसे पहली बात की केमिकल कम्बिनेशन से बनेगा। केमिकल कम्बिनेशन का मतलब है बॉन्ड। जैसे हाइड्रोजन, यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड है, ठीक है ना, ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, इसी को बोलते हैं बॉन्ड। तो ये इससे जुड़ा हुआ है, तभी ये हाइड्रोजन, ये क्या बोलते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बना है। अगर ये बॉन्ड नहीं होगा तो उसको हम लोग वाटर मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे। तो केमिकल कम्बिनेशन का मतलब है बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा आइटम होना चाहिए, डेफिनिट प्रोपोर्शन में होना चाहिए बाय मास, मास के डेफिनिट प्रोपोर्शन में होना चाहिए। तो मास का डेफिनिट प्रोपोर्शन का मतलब है जैसे H2O वाटर है, हम लोग यहाँ पे जानते हैं, अभी याद नहीं करना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है कितना? 1, एटॉमिक नंबर कितना? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, कितना होता है? 16। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितना है, तो इसका मास कितना हुआ, बोलो। इसको यूनिट लिखते हैं, 1 यूनिट, 2 यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, AMU में लिखा जाता है मास। अरे बोलो, तुम लोग का ध्यान कहाँ है? आवाज़ नहीं जा रहा? चलो पहले साइड हो जाना, आवाज़ जाएगा। हाँ, सब मज़ा नहीं आएगा। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो याद रखना पड़ता है, और जितना याद मतलब कि जो ज़रूरी होगा वो आ जाएगा, अभी याद नहीं करना। हाँ, 20 तक डबल हो जाता है, एटॉमिक नंबर का 20 तक डबल हो जाता है। जैसे सोडियम का कितना होता है एटॉमिक मास? एटॉमिक नंबर 11 दूना 22। उसी तरह जैसे ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 और उसका एटॉमिक मास 16। तो और उसको नापते जो है वो AMU में नापते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। उसी को नया जो कल्चर है उसमें लिखा जाता है यूनिट, सिर्फ यूनिट, यू। तो हाइड्रोजन का मास 1 यूनिट होता है, ऑक्सीजन का मास 16 यूनिट होता है। तो यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का कितना मास होगा? 2 यूनिट। ऑक्सीजन का कितना मास होगा? 16 यूनिट। अगर इसका रेशियो निकालें तो कितना आएगा? 1:8। तो वाटर मॉलिक्यूल जब भी बनेगा तो 1:1 का रेशियो होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास वो 1 यूनिट होना चाहिए और ऑक्सीजन का मास 8 यूनिट। तो जब 8 यूनिट ऑक्सीजन और 1 यूनिट हाइड्रोजन मिलता है तब जाके वाटर का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। अगर यहाँ पे 2 यूनिट हाइड्रोजन मिल जाए तब नहीं बनेगा, अगर ये 10 हो जाए तो फिर भी नहीं बनेगा। तो ये फिक्स प्रोपोर्शन का मास है। जैसे अब दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का मास होता है कितना? और 12। एटॉमिक नंबर कितना कार्बन का? 6। तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 12 यूनिट। ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 यूनिट। हाँ, 2। तो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड का ना, अभी सिर्फ हम लोग ऑक्सीजन और कार्बन का लिखे हैं। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का मास कितना? 12 यूनिट। और ये ऑक्सीजन का कितना? 16 दूना 32। ये 32। तो ये कितना का रेशियो आया? 3 चौक 12, 8 चौका 32। तो 3:8 के रेशियो में जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलेगा तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। इसी को बोलते हैं डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। मास के डेफिनिट प्रोपोर्शन में जब कोई 2 या 2 से ज़्यादा एटम मिलेगा तब जाके किसी एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। सर सब पे 8 आएगा। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का तो कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लो CH4, तो इस CH4 में कार्बन का मास 12 यूनिट, हाइड्रोजन का मास 1 यूनिट। तो यहाँ पे कार्बन कितना? 12:2, 4 यूनिट। तो कितना हो जाएगा? 4 के 12, 3:1 का रेशियो। तो 3:1 के रेशियो में जब कार्बन और हाइड्रोजन मिलेगा तब मीथेन का फॉर्मेशन होगा। तो ऐसे ही जितना भी है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसमें कैल्शियम का मास कितना होता है? 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 यूनिट। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसका रेशियो निकालें तो 40:12 कितना? 16 तिया। अरे 3 कैसे मल्टीप्लाई आ रहा है? क्योंकि 3 ऑक्सीजन है, 1 का 16, तो 3 ऑक्सीजन का 16 तिया 48। तो अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 10 यूनिट, 10 यहाँ पे हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 12। 10:3:12। तो ये मास का रेशियो है। कैल्शियम कार्बोनेट में 10 यूनिट कैल्शियम 3 यूनिट कार्बन और 12 यूनिट ऑक्सीजन मिलेगा तब जाके कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये
डेफिनिट प्रोपोर्शन कहलाता है, इसी को बोलते हैं डेफिनिट प्रोपोर्शन। बात समझ में आया कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत भी है? बोलो एक बार देख के।